दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम कर रहे थे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य। तो आज मौर्य का अंतिम भाग है। और दूसरी चीज इसमें हमने पिछली बार जो किया था सिर्फ 2 टॉपिक रहे थे, एक मौर्य समाज और मौर्यों के पतन के कारण। हालांकि मौर्यों के पतन के कारण मैंने उस टाइम पे भी डिस्कस किए थे जब हमने अशोक खत्म किया था राजनीतिक कारणों में, और उसके बाद भी डिस्कस किए थे। लेकिन आज इनको हम थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। प्लस पिछली बार से मैंने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो है यूपीएससी के क्वेश्चंस डिस्कस करना। ठीक है, कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है एक चीज, या फिर पीसीएस जो है वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है ये चीज। और हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, यूजीसी नेट, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए जरूर मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले 2021 आशा करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको ये नववर्ष मुबारक हो। ठीक है, 2020 पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन चूंकि बीता हुआ समय है तो बहुत अच्छी बात है कि वो समय बीत चुका है। बुरा वक्त की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो यही होती है कि वो बीत जाता है। अगर अच्छा वक्त है तो भी वो चला जाएगा, और बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा। ये वक्त की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नथिंग चेंज्ड। 2020 और 21 में कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली डिजिटल चेंज। जो समस्याएं हैं वो आज भी एज इट इज़ है, और हमें उन समस्याओं से लड़ना होगा, और लड़के ही हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि विश्व में जो भी समस्याएं हैं, भूखमरी है तो है, वो 20-21 तो सिर्फ, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो चीज़ें ये सिर्फ अमीर लोगों की शौक होते हैं, और गरीब के लिए वही सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती है। ठीक है, दुखद बात है। हालांकि ये कोई मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन किसान हैं वो नववर्ष सड़क पे मना रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को थोड़ा सा उनके प्रति एक सेंटिमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रवैया दिखाना पड़ेगा, मानवीय रवैया दिखाना पड़ेगा। बेशक इशू कोई भी हो, ठीक है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि वे किसान जो हैं वो हिंदुस्तान के किसान हैं। ठीक, दूसरी चीज़ वो लोगों का पेट भर रहे हैं। तो आप किसी भी सरकार के लिए ये सबसे बुरा दौर होता है कि उसका किसान और उसका एक वो वर्ग धरने पे बैठा है जो देश के पेट को पालने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो मेरी फिर एक ही अपील है कि कम से कम मानवीय रवैया जरूर अपनाया जाए। ठीक है जी, चलिए, ये तो खैर बातें हैं पॉलिटिकली। हम जो बात करते हैं 1 जनवरी 2021, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम भाग है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और इसी क्रम में हम मौर्य समाज डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले फिर मेरी एक ही अपील होती है कि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये क्लास या ये जो चीज़ें हैं ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो किसी कारण से ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पाते। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म को, यानी कि इनडायरेक्टली डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। ठीक है जी, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास है, ताकि एक इक्वल प्लेटफॉर्म हर स्टूडेंट के लिए तैयार हो सके। ये चीज़ें हैं जी। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम अब अपना टॉपिक पे बात करते हैं। और इसी क्रम में जो सबसे पहली चीज़ है वो है मौर्य साम्राज्य। तो इसमें मैंने बताया था कि कौटिल्य है, और इसकी जो जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है जी, और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने हर मतलब फील्ड में अपनी एक पहचान बताई है। मतलब हर जगह आप कौटिल्य के विचारों को पढ़ सकते हैं, बेशक वो राजनीति का क्षेत्र हो, बेशक वो सामाजिक क्षेत्र हो, उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी हो, धार्मिक व्यवस्था कैसी हो, इन सब चीज़ों के बारे में कौटिल्य ने बताया। और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 4 वर्णों का उल्लेख आपको दिखाई देगा, यानी कि उन्होंने भी 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों की चर्चा की है। दूसरी जो चीज है, शूद्रों को आर्य कहा गया है। ठीक है,
अब कौटिल्य के अनुसार आर्य वही है जो सभी प्रकार के कार्य कर सके, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो आर्य है, शूद्रों को आर्य के रूप में मान्यता तो वैदिक काल में ही मिल गई थी, यानी कि शूद्रों को आर्यों के वर्ण व्यवस्था में स्थान मिल गया था, ठीक है। और आपको पता है कि वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, ठीक है, और उसके 10वें सूक्त में, 10वां सूक्त कौन सा था? पुरुष सूक्त। सूक्त में शूद्रों को आर्य कहा गया है, ठीक है, शूद्रों को आर्य कहा गया। तो ये चीज तो वैदिक काल में हो चुकी थी, ठीक है। तो यहां कौटिल्य उसी चीज को फिर बता रहा है कि शूद्र जो कि सभी प्रकार के कार्य करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शूद्रों को मतलब आर्य कहने का क्या कारण था? तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, आप सब कुछ कार्य करें, ठीक है। और वो कार्य कौन कौन से? यानी कि शूद्रों को वार्ता का अधिकार मिल गया। अब ये जो वार्ता शब्द इन्होंने यूज किया है वो एक कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, व्यापार के लिए, इनके लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। एक चीज तो ये बात बता देता हूं। तो यानी उन्होंने, कौटिल्य ने शूद्रों पे एक प्रकार का दबाव बनाया। कौटिल्य ने कहा कि आप ये सभी कार्य करें और कार्य करके राज्य की जो आय है उसको बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि शूद्र एक तरीके से संख्या में बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राह्मणवादी वर्चस्व को एक तरीके से चुनौती मिली और कौटिल्य ने मतलब एक तरीके से शूद्रों के प्रति एक सॉफ्ट रवैया अडॉप्ट किया, ठीक है। और उन्हें वर्ण व्यवस्था में जगह दी और शूद्रों को आर्यों में शामिल कर लिया गया। हालांकि मैंने बताया कि वैदिक काल से हो चुका है। एक चीज तो ये चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया गया है। वर्ण संकर का अर्थ क्या है? यानी कि विभिन्न वर्णों से उत्पन्न संतान, यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण पुरुष है, क्षेत्रीय महिला है, या फिर वैश्य महिला है, उनसे उत्पन्न संतान, या फिर क्षेत्रीय पुरुष है, ब्राह्मण महिला है, उससे उत्पन्न संतान। अब ये एक प्रकार की समस्या देखने को मिले, क्योंकि उससे पहले जो ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य या शूद्र, तो यहाँ क्या था? सेम वर्ण से उत्पन्न संतान थी, उसको तो समाज में स्थान मिल गया था। लेकिन अब जो चीजें देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो ये विभिन्न वर्णों से, यानी कि ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण प्लस क्षेत्रीय से, ठीक है, या फिर मतलब पुरुष हो या महिला हो, ये कोई दिक्कत नहीं, ये मान लीजिए पुरुष है, ठीक है, और यहाँ क्षेत्रीय महिला है, तो उनसे उत्पन्न संतान को कहाँ पे रखेंगे? उसको कौन से वर्ग में स्थान दिया जाएगा? तो ये एक समस्या उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था 2 प्रकार के विवाहों की बात की गई है। एक तो अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है कि ब्राह्मण पुरुष है, क्षेत्रीय महिला हो, या ब्राह्मण पुरुष हो, वैश्य महिला हो, तो उससे उत्पन्न संतान को हम मतलब उस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाएगा, ठीक है। प्रतिलोम विवाह का क्या मतलब है कि ब्राह्मण महिला हो, क्षेत्रीय पुरुष हो, या फिर वैश्य पुरुष हो, या शूद्र पुरुष हो, ठीक है, तो उससे उत्पन्न संतान, उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया था। और उस प्रकार के, इन प्रकार के विवाहों की विधि सम्मत मान्यता नहीं थी। एक चीज तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब उससे उत्पन्न एक नया वर्ग पैदा हुआ, यानी कि वर्ण संकर जातियों से जो उत्पन्न एक नया वर्ग पैदा हुआ, ठीक है। तो उनकी चर्चा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में की है। कौन कौन से थे? जैसे कि अंबष्ट, पार्शव, निषाद, रथकार, सूत, मागध, सवपाक, चंडाल। इनको मतलब ये सब वो ग्रुप हैं जो वर्ण संकर जातियों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, वर्ण संकर से उत्पन्न हुए हैं। ये वो संतानें हैं और एक पर्टिकुलर एक नया वर्ग देखने को मिला, ठीक है। मौर्य काल में एक नया वर्ग देखने को मिला, ये सारे वो थे, ठीक है जी। एक चीज उसके अलावा कौटिल्य ने तंतुवाय, रज्जक, रज्जक का मतलब धोबी, ठीक है, बढ़ई, सुनार, लुहार, इनको शूद्र वर्ग में रखा, यानी कि ये शूद्र थे। तो क्लियर कट अब भी हमें यही चीज देखने को मिल रही है जो शुरू से चलती आ रही है, बस यूं कि अब ब्राह्मणवादी वर्चस्व थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन वर्ग वही है कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षेत्रीय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कौटिल्य के अर्थानुसार है। अब बात करते हैं, कौटिल्य ने जहां 9 प्रकार के दासों की बात की, वहीं पे मेगास्थनीज ये बिल्कुल क्लियर कट कहता है कि
भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो यहाँ पे मेगास्थनीज का बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की बात करी है, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं एक और चीज कर देता हूं। मेगास्थनीज ने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने किसी वर्ण का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है। वो 7 प्रकार की जातियां दार्शनिक, किसान, अहीर जिसे गवाला भी कहा गया, चरवाहा, 4th नंबर पे व्यापारी, 5वें पे शिल्पी, व्यापारी को ही शिल्पी कहा गया, कारीगर कहा गया, ये है। उसके अलावा सभासद, गुप्तचर और सैनिकों को उन्होंने एक अलग से जाति के रूप में देखा है। यहाँ वस्तुतः दार्शनिक का मतलब जो दार्शनिक है उनका मकसद उसको ब्राह्मण वर्ग से वो था, यानी कि ब्राह्मणों को वो दार्शनिक कह रहे थे, ठीक है जी। तो इन्होंने एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हाँ जातियों का उल्लेख किया और 7 प्रकार की जाति बताई हुई है। अब बात करते हैं दास प्रथा पे। दास प्रथा पे मैंने अभी आपको बताया कि मेगास्थनीज ने भारत में दास प्रथा नहीं देखी, यानी कि भारत में मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, एक चीज। दूसरी चीज, जहां मेगास्थनीज भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता, वहीं पे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है भारत में, ठीक है। वो 9 प्रकार के दास कौन कौन से? ध्वजाहिरथ। ध्वजाहिरथ वो दास है जो युद्ध में जीता हुआ है, यानी कि युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उनको बाद में दास बना दिया जाता था, तो उनको ध्वजाहिरथ कहा जाता था, एक चीज। दूसरी चीज, गृहजात, यानी कि कोई दासी काम कर रही है, ठीक है, तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी वो गृहजात कहलाएगी। उसके अलावा उदर, यानी पेट से उत्पन्न दास, पेट के लिए बना दास, यानी कि कोई आदमी है वो पेट से उत्पन्न जो दास होगा, जो पेट का दास होगा, उसको उदर कहा गया है, उदर पेट का दास, ठीक है जी। उसके अलावा लाबद, दान में प्राप्त दास, यानी कि गिफ्ट के तौर पे भी दास दिए जाते थे, ठीक है। तो दान में प्राप्त जो दास होगा उसको लाबद कहा गया है, यानी कि दासों का भी क्रय विक्रय रहा होगा, गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था, दान में दास भी दिए गए थे, ठीक है, उस समय दिए जाते थे, तो वो लाबद में आएगा। उसके अलावा दयागत, दयागत वो दास है जो पैतृक संपत्ति से उत्पन्न दास होता है, यानी कि जैसे आज के टाइम में अगर कंपैरिजन करूं, रामू काका हमारे, ठीक है, रामू काका, दीनू काका, ठीक है, वो जब सर्वेंट है तो ठीक है, उसके बाद उसकी जो संतान है वो भी वहीं पे काम करे, तो इस प्रकार के, तो यानी कि उस समय के रामू काका को आप कह सकते हो कि दयागत में आएगा। क्रीत, खरीदा हुआ दास, मैंने बताया था कि दासों का क्रय विक्रय होता था, ठीक है, और ये मौर्य साम्राज्य में भी होता था, और अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे मध्य काल में के इतिहास में तो वहाँ भी होता था, ठीक है जी। और एक पर्टिकुलर बाजार लगता था मीना बाजार। मीना बाजार उन लोगों का था जो लोग मतलब जहाँ पे एलिट क्लास सोसाइटी ही जा सकती थी, वो खरीद फरोख्त करती थी, तो वहाँ पे दास भी बेचे जाते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको याद होगा कि जहांगीर ने नूरजहां को खरीदा था और मीना बाजार से ही खरीदा था, और फिर बाद में उनको आगरा ले गए थे। तो यानी कि दासों का भी क्रय विक्रय होता था। और आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली हमेशा चीज़ों को याद रखेंगे तो इजी रहता है हमारे लिए। उसके अलावा आत्म विक्रय, आत्म विक्रय का क्या मतलब है? अगर मान लो कोई आदमी है वो खुद को बेच रहा है, ठीक है, किसी कारणवश से बेच रहा है, पैसे नहीं है या फिर उसने कोई कर्जा चुकाना है, तो वो कहता था भैया मुझे ही दास बना लो, ठीक है। तो आत्म विक्रय यानी कि स्वयं को बेचने पर बना दास, उसको आत्म विक्रय दास कहा गया है। इसी प्रकार से अहितक, अहितक का मतलब ऋण के बदले दिया गया दास। मान लो आपने किसी से कर्जा लिया, आपने उस कर्जे को देने की स्थिति में नहीं है, तो आपने जो आपके पास जो दास था वो उसको बेच दिया, मतलब भी ठीक है मैं ऋण नहीं चुका सकता, आप मेरे दास को ले जाइए, या फिर ब्याज के बदले उसको दास दे दिया जाता था, तो ये भी एक प्रकार का दास है। उसके अलावा दंड प्रणीत, कि किसी को दंड दे दिया गया कि तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम आज से हमारे दास हो या फिर किसी और के दास हो, तो दंड यानी कि दंड के कारण बना दास, वो भी दंड प्रणीत कहा गया है, ठीक है। तो ये भारत में दास प्रथा की बात थी कि कौटिल्य के अनुसार कितने दास थे, और मेगास्थनीज ने तो बिल्कुल क्लियर मना किया। अब बात करते हैं मौर्य काल में स्त्री स्थिति कैसी थी, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम स्मृति काल से कंपैरिजन करें, स्मृति काल का अर्थ है यानी कि 700 BC का, 600 BC
या फिर 500 BC, मतलब इस टाइम का जो पीरियड है उसके कंपैरेटिवली बात करें तो जो मौर्य काल में स्त्री दशा है वो अच्छी थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं उसके कंपैरिजन में स्त्री दशा अच्छी थी, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि स्त्री दशा बहुत अच्छी थी। क्यों? हालांकि स्त्रियों को बहुत अधिकार मिले थे इस काल में, जैसे कि और पुनर्विवाह, ठीक है, नियोग का, विधवा विवाह, ये सारे अधिकार स्त्रियों के पास थे। पुनर्विवाह यानी कि वो दोबारा शादी कर सकती थी, ठीक है, दोबारा शादी का मतलब जिसके पति मर जाता था, यानी कि विधवा का दोबारा से पुनर्विवाह हो सकता था। और अगर मैं बात करूं वैदिक काल में जो प्रथा चली आ रही थी, यानी कि वैदिक काल में जो नियोग व्यवस्था थी वो आज भी जारी थी। नियोग से क्या अर्थ है? नियोग से अर्थ है कि सपिंड व्यक्ति से उत्पन्न संतान। मान लो किसी मतलब महिला का पति मर जाता है, ठीक है, तो उसी गांव के किसी व्यक्ति के साथ महिला, उस गांव के किसी व्यक्ति के साथ से जो संतान उत्पन्न होती थी वो ये व्यवस्था नियोग व्यवस्था कहलाई जाती थी, ठीक है। वो वैदिक व्यवस्था वैदिक काल में भी थी और अब भी चली आ रही थी, ठीक है। दूसरी चीज एक सोचने वाली बात है कि स्मृति काल के कंपैरेटिवली अब स्त्री व्यवस्था, स्त्रियों की दशा में सुधार देखने को क्यों मिलता है? कारण सीधा सा है कि स्मृति काल में ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, ठीक है, और जबकि मौर्य काल में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती मिली, उसके उस वर्चस्व पर चोट पहुंची, और इस काल में बुद्धिज्म आया, यानी कि बौद्ध धर्म का बोलबाला था, ठीक है। तो इस कारण से जो हिंदू व्यवस्था है, यानी कि उस समाज में, उस समय के समाज में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलता है, और यही सुधार आपको स्त्रियों की दशा में भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से स्त्रियों की जो दशा है वो अगर स्मृति काल के कंपैरेटिवली में बात करें तो कुछ अच्छी थी, ठीक है। हालांकि आप अगर नोट करेंगे तो जो महिलाएं थी उनको शिक्षा का अध्ययन तो था, शिक्षा ले सकती थी, लेकिन उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। वो घर में ही शिक्षा ले सकती थी, ठीक है, यानी कि सीधा सा अर्थ है जब तक उसकी शादी नहीं होती वो पिता के घर में रहेगी और वहां पे शिक्षा ले सकती थी। शादी होने के बाद वो पति के घर में जाएगी और फिर वहां पे शिक्षा ले सकती थी, किसी प्रकार की मनाही नहीं थी। लेकिन जो व्यवस्था की जाती थी वो घर में ही व्यवस्था की जा सकती थी, वो बाहर जाकर शिक्षा नहीं ले सकते थे। ये चीज आप में ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज, और ऐसा है क्यों, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस वजह से ऐसा उनके ऊपर मतलब रोक लगाई गई थी। दूसरी चीज ये चीज है कि जो स्त्रियां खासकर मतलब बाहर नहीं जाती थी उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया है, ठीक है। उन्हें क्या कहा गया है? अनिष्कासिनी। खासकर धनाढ्य वर्ग की महिलाएं, संभ्रांत घर की महिलाएं बाहर जाकर शिक्षा बिल्कुल नहीं ले जा सकती थी और उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया। उसके अलावा मौर्य काल में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, ठीक है, और मैंने बताया था कि उन्हें मतलब इस कार्य को भी करने का अधिकार दिया गया था, स्त्रियों को इस प्रकार की मनाही नहीं थी, और इनको क्या कहा गया? गणिका कहा गया। और मैंने बताया था जब हमने अध्यक्षों की बात करी थी, 27 अध्यक्षों की, तो उसमें एक गणिका अध्यक्ष भी था जो इस प्रकार की व्यवस्था को देखता था। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर वेश्यावृत्ति की जाती है तो यानी कि राजा से ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आपने वेश्यावृत्ति को अलाउड कर रखा है, तो इससे समाज दूषित हो जाएगा। लेकिन राजा ने एक व्यवस्था की थी, ये जो महिलाएं थी ये इनको भी हर प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, इनके लिए एक एरिया डिसाइड कर दिया गया था कि आप यहीं पे रहकर ही अपना व्यवसाय करेंगी, वेश्यावृत्ति का कार्य करेंगी आप, यानी कि शहर के बाहर वेश्यावृत्ति का कार्य करेंगी, आप अंदर नहीं आ सकती शहर के। तो इनके ऊपर भी वो बैन था, और यही कारण था कि ये जो महिलाएं थी ये केवल घर में रहकर ही कार्य कर सकती थी, बेशक वो शिक्षा अध्ययन का हो या फिर वेश्यावृत्ति का हो, उनके लिए एक सीमा निर्धारित की गई थी। उसके अलावा जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी उसे रूपा जीवा कहा गया था, उन महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया था, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अमीर घर की जो विधवाएं हैं उन्हें आड्य विधवाएं कहा गया है, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? आड्य विधवाएं कहा गया। उसके अलावा स्वतंत्र विधवाओं को छंदवासिनी कहा गया है, छंदवासिनी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए विधवाओं के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि वे दोबारा शादी करें, अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, और अगर वो इस प्रकार के मतलब शादी नहीं करना चाहती तो उन्हें कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं था। तो ये था स्त्री दशा के ऊपर। तो मौर्य समाज में देखिए, किसी भी समाज में अगर हमें पढ़ना है तो इसी प्रकार से हम कंपैरेटिवली चीज़ें करेंगे। कैसे चीज़ें करेंगे?
जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि शूद्रों की स्थिति क्या थी, क्या उसमें कोई सुधार देखने को मिला, ये एक चीज तो हमने ये पढ़ी। जाति व्यवस्था क्या थी, दास व्यवस्था क्या थी, स्त्री व्यवस्था क्या थी। अब हम बात करते हैं मौर्य काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, ठीक है जी, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा के मुख्य विषय क्या होते थे, राजनीति, अर्थशास्त्र या व्याकरण, ये तीनों शिक्षा के मुख्य विषय होते थे, ठीक है जी, एक चीज। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है श्रेणियां प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा देती है। अब ये श्रेणियां क्या होती है, मैंने आपको बताया था, श्रेणियां एक व्यापारिक समूह को कहा गया है, व्यापारियों के एक समूह को जो एक टाइप का काम करते थे, एक टाइप का व्यापार करते थे, उनके उस समूह को, व्यापारियों के उस समूह को श्रेणियां कहा गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई घी का काम करता है, तो उस प्रकार के जितने भी व्यापारी होंगे उनके समूह को हमने श्रेणियां कहा जाता था। और मैंने आपको यह भी बताया था श्रेणियों का जो प्रधान था वो श्रेष्ठी कहलाता था, ठीक है जी। अब श्रेष्ठी क्या करती थी, वो प्रौद्योगिकी शिक्षा का जिम्मा उनके अधीन था, यानी कि प्रौद्योगिकी शिक्षा देती थी, यानी व्यावसायिक शिक्षा देती थी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन का जो काम था वो श्रेणियां करती थी, यानी कि वो काम प्रौद्योगिकी शिक्षा से अभिप्राय है कि यानी कि व्यवसाय यानी बिजनेस से संबंधित जो शिक्षा दी जाती थी वो श्रेणियां देती थी, एक चीज। अब आपने देखा होगी कि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने शिक्षा का जो भार था वो तो था ही, पाश्चात्य शिक्षा उन्होंने लेके आए थे, साथ में उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया था, मतलब कुछ हद तक बढ़ावा दिया था। और तो इसी प्रकार की ये जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके अलावा जो नृत्य, नट, गायन, वादन, शराब, शिकार, जुआ आदि ये जितने भी साधन थे ये मनोरंजन के साधन होते थे, ठीक है जी, मनोरंजन के ये प्रमुख साधनों में माने जाते थे। उसके अलावा एक वर्ड यूज किया गया प्रेक्षागृह, ठीक है। प्रेक्षागृह आज के थिएटर्स, रंगशाला के लिए जो अर्थशास्त्र में एक शब्द प्रयोग किया है प्रेक्षागृह, ठीक है। प्रेक्षागृह क्या है, प्रेक्षागृह है रंगशाला में प्रयुक्त शब्द, ठीक है, रंगशाला के लिए, यानी कि थिएटर होते थे उस टाइम पे भी, ठीक है, वो भी एक प्रकार के मनोरंजन के साधन थे। अच्छा, उस थिएटर में जो महिलाएं काम करती थी उनके लिए जो शब्द यूज किया गया वो है रंगोजीविनी, ठीक है। और पुरुष जो शब्द, पुरुषों के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है रंगोजीवी, ठीक है। इसी प्रकार से जो कॉमन फंक्शन होता था, सामूहिक समारोह होता था, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया परिवहन। तो ये प्रमुख चीज है। तो ये थे मौर्य समाज के बारे में हमारा चर्चा। अब हम बात करेंगे मौर्यों के पतन के कारण, प्लस उसमें हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं, यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में, और हम साथ में डिस्कशन करते चलेंगे ताकि ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे से हम इस चीज को कर सके, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मौर्यों के पतन के कारण। मौर्य समाज, देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसको करवाने का उद्देश्य क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अशोक के बाद अशोक के जो वंशज थे उनके पतनों के क्या कारण थे, वो ये वही टॉपिक है। लेकिन इसको अब डिस्कस करने का कारण क्या है, हम यहाँ डिस्कस यूपीएससी पर्सपेक्टिव करना चाहते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आपको क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू हम बात करेंगे। ये एक मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि भी मौर्यों के पतन के, मौर्य के पतन के 8 कारण थे, ठीक है। और आपको यूपीएससी में इन 8 कारणों में से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। हर कारण से वो एक क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। हालांकि जो पीसीएस है उसकी एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। मान लीजिए पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, एचसीएस है या कोई और एग्जाम्स है, वहाँ सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि मौर्यों के पतन के कारणों का उल्लेख करें। आप सीधा लिख देंगे, जो ये है एज इट इज़ आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ यहाँ आपकी मतलब मेमोरी की ही एक तरीके से एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के बारे में आप सब जानते हैं, वो बाल की खाल और उसकी खाल निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यूपीएससी के क्वेश्चन को लिखते वक्त मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी है। क्या करनी है, बैलेंस्ड अप्रोच। इसका मतलब ये है कि आपको एक पक्ष नहीं देखना, आप सिर्फ वन साइडेड नहीं हो सकते, आपको दोनों साइड देखने हैं, दोनों साइडों को लेते हुए आपको अपने कंक्लूजन्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये बात आप जितना अपने दिमाग में फिट कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक चीज़।
दूसरा अब बात करते हैं मौर्य के पतनों के कारण और उससे रिलेटिवली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे बन सकता है, आपको क्या लिखना है। देखिए, मौर्यों के पतनों के जो कारण है, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ये सबसे पहला कारण है। यहाँ पे एक थिंकर है HP शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अशोक का धम अपनाना ये मौर्यों के पतन का कारण था। ठीक है, कि अशोक ने धम अपनाया, इस वजह से जो हिंदुत्ववादी धर्म है, हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे असुरक्षित महसूस करने लगा? पशु हत्या निषेध। ठीक है, अशोक ने धम अपनाया, उसके बाद शुरुआती कुछ सालों तक तो ठीक है भी, एक दो पशुओं को छोड़ के बाकी पशुओं पर, पशु हत्या पर बैन लगा दिया गया। और दूसरी चीज, कुछ सालों बाद तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। तो यानी कि, और जबकि अगर आप वैदिक काल को देखेंगे, ब्राह्मण धर्म को देखेंगे, वहां पे पशु हत्या उनके धर्म का एक हिस्सा थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका जो धम अपनाना है वो ब्राह्मण धर्म के बिल्कुल अपोजिट चला गया। ठीक है जी, ठीक है। आप एक तरीके से तो आप ये क्लेम करते हैं, अशोक क्लेम करता है कि वो धर्म सहिष्णु है। ठीक है, उसकी नज़र में सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ आपका एक जो आपने धर्म अपनाया है वो दूसरे धर्म के रीति रिवाजों पे एक तरीके से कुठाराघात कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, कि उनके जो कल्चर है, उनकी जो मतलब आइडियोलॉजी है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनके ऊपर सीधा अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो पशु हत्या निषेध, इसी प्रकार से स्त्रियों के जो कर्मकांड है उनका मजाक उड़ाया गया। तो एक तरीके से देखा जाए, और उसी के अलावा जो तीसरा पॉइंट है, ब्राह्मणों ने अन्य कर्म अपनाए जब उनको पता है कि भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब अशोक के खिलाफ कौन खड़ा होगा? ठीक है, अशोक राजा है और राजा ही नहीं, शक्तिशाली राजा है। ठीक है, तो इस वजह से ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मणों ने अपने आप को और दूसरे अन्य कर्मकांडों में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो इन सब का ओवरऑल जो परिणाम था वो था गुस्से की भावना उनमें विकसित हुई। ठीक है जी। उसके अलावा शुंगों ने मौर्यों का अंत कर दिया, और इन सब चीजों का अंत ये था कि पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी जो राजा थे मौर्य साम्राज्य के वृद्धत, उनकी हत्या कर अपना एक नया मतलब एक नया साम्राज्य स्थापित किया, शुंग वंश की स्थापना हुई, और इस प्रकार से मौर्यों का अंत हुआ। तो जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या अशोक का धर्म सहिष्णु होना महज एक दिखावा था? एक चीज, या इसी क्वेश्चन को वो इस वे में भी पूछ सकते हैं, क्या अशोक एक धर्म सहिष्णु राजा था? लेकिन उसमें असहिष्णुता के भी तत्व दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन को यूपीएससी इस पॉइंट से पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि आप चले, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी है, और इसका जो आंसर है इस पॉइंट के अंदर है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को इसी को एक्सप्लेन करना है। HP शास्त्री के उस तर्क को आप लिखेंगे कि अशोक का धम अपनाना। ठीक है, क्योंकि जहां थिंकर है उसको सीधा कोट कर दीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, ये सारे पॉइंट जो मैंने डिस्कशन किए ये सारे लिखिए, और एक बैलेंस अप्रोच के साथ अपना आंसर कंक्लूडरी वे में लेके आइए। अब इसका आंसर यहाँ पे ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, किन्हीं कारणों में नहीं मिलेगा, ये चीज है। उसके अलावा अब बात करते हैं, दूसरा जो कारण मौर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी बताया गया वो है अशोक की अहिंसावादी नीति। ठीक है, ये हेमचंद्र राय चौधरी ने दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इस चीज को कैसे लिखा, यहाँ यस की कुछ हद तक
यस की अप्रोच अडॉप्ट करनी है। अब यहाँ पे क्या है, अशोक की अहिंसावादी नीति। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति है, नॉन वायलेंस की नीति, वो मौर्यों के पतन के कारण का उत्तरदायी है। लेकिन जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हमें पता है कि अशोक ने अपनी सेना को भंग नहीं किया था। ना सिर्फ सेना को भंग नहीं किया था, बल्कि उस सेना में कोई कटौती भी नहीं की थी, यानी उसका साइज कोई छोटा नहीं किया था, ना उनके वेतन में कटौती की थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब उसके विरोध में हमें चलना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना, बैलेंस अप्रोच, हाँ ना, इस प्रकार की आपको अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी और अपने आंसर को कंक्लूजन्स में देना पड़ेगा। अगर मौर्यों के पतन के कारण आते हैं तो ये एक पैरा ये बन गया, दूसरा पैरा ये बन गया, इस प्रकार से आप चलिए, ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा तीसरा जो कारण बताया गया है वो है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट, ये जो कारण है, ये डीडी कोशाम्बी ये बताते हैं कि मौर्यों के पतन के लिए वित्तीय संकट उत्तरदायी थे। अब डीडी कोशाम्बी क्या है, ये एक साम्यवादी लेखक है। अब साम्यवादी लेखक है तो ये हर चीज को मतलब धन से देखेंगे, ठीक है, और मार्क्सवादी इनकी अप्रोच रहती है हमेशा हर जगह। तो इन्होंने कहा कि अत्यधिक करों के कारण संकट उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही भी दिखाई दे रही है। देखिए, यस नो यस, ठीक है। तो 80% से ज़्यादा टैक्स रेट। अब जब इतनी टैक्स रेट है तो लोगों में एक मैसेज गया कि भैया जब हमने कमाना है, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से 80 रुपये अगर आपने टैक्स में देने हैं तो फिर बचा क्या, आपके पास 20 रुपये बचे। तो जब आपने कमा के राज्य को ही देने हैं तो इससे अच्छा तो आप कमाओ ही ना, ठीक है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा भाग तो राज्य के पास फिर वापस चला जाएगा। तो जो उनकी कार्यकुशलता थी उसमें कमी आई, ठीक है, और इस वजह से वित्तीय संकट, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो लगातार मौर्य साम्राज्य में बढ़ते गए, एक चीज। और यहाँ तक अगर मैं स्वर्ण मूर्तियों को गलाकर खर्चा चला गया, ये कथन किसका, ये पतंजलि का कथन है, ठीक है। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि बाद में इतना ज़्यादा संकट पैदा हो गया कि उन्होंने स्वर्ण मूर्तियाँ जो थी राज्य में उनको गलाया और फिर खर्चा चलाया, ठीक है। लेकिन ये पतंजलि, आपको पता है, ये वही हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। तो ये पतंजलि का कथन है। ठीक है जी, एक चीज। दूसरा, एक और चीज भी इस मामले में ठीक बैठती है, मौर्यों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। अब विशाल सेना है तो, और पहले ही मैंने बताया सेना विशाल है, किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई थी, ये सब कहने की बातें। तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं वित्तीय संकट के लिए उत्तरदायी थी। तो यहाँ पे भी हमें ये बात सही प्रतीत होती है। तो ये 3 कारण है। आगे और कारणों की अभी हम चर्चा करते हैं। चौथा जो कारण है वो है दमनकारी शासन। आप सब जानते हैं बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक है जी, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो ये एक कारण था। दूसरा, इसके पीछे क्या कारण था, मैंने बताया था जनता अमात्यों से परेशान थी, बहुत ज़्यादा टैक्स था, और अब टैक्स को लेके अमात्य जबरदस्ती कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से जनता में गुस्से की भावना विकसित हुई और इस कारण से जनता अमात्यों से काफ़ी परेशान थी, यानी मंत्री अमात्यों से काफ़ी परेशान थे। ये एक कारण है। और इसीलिए अशोक ने स्थानांतरण नीति को अडॉप्ट किया। स्थानांतरण नीति यानी ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि जो हालांकि पूरी जगह ये चीज़ लागू नहीं की, मगध के आसपास के इलाकों में नहीं लागू की, लेकिन जो दूरवर्ती क्षेत्र है जैसे कि कलिंग है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, तक्षशिला वगैरह है, वहाँ पे स्थानांतरण व्यवस्था अपनाई गई ताकि एक तरीके से वहाँ पे मठाधीशी न स्थापित हो सके। आप आज भी देखिए कि जितने भी अधिकारी हैं, आईएएस है, पीसीएस अधिकारी हैं, उनका एक रेगुलर इंटरवल पे ट्रांसफ़र किया जाता है। कारण यही है कि मठाधीशी स्थापित नहीं होती, ठीक है। तो यही चीज़ अशोक ने की ताकि वहाँ पे एक स्थायित्व लाया जा सके, ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो और शासकों ने भी ट्रांसफ़र पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जैसे कि इल्तुतमिश थी जिन्होंने इक्ता व्यवस्था चलाई थी, तो वहाँ भी स्थानांतरण पॉलिसी आप देखने को मिलती है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अशोक ने इस व्यवस्था को, यानी कि विद्रोह को रोकने के लिए धम यात्राएं की। कुल 250 रातें उन्होंने धम यात्राएं की थी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 250 रातें उन्होंने लोगों के बीच में बताई ताकि
उनमें एक विश्वास लाया जा सके कि सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए है। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी मौर्य पतनों के कारणों में एक सर्वाधिक प्रमुख कारणों में से एक आता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच। ठीक है, दूरवर्ती, अगर मैं इसको एक मैप के थ्रू बताता हूं, ये देखिए यहां पे मान लीजिए मगध है, यहां मगध है, यहां मगध है। अब क्वेश्चन क्या बैठ सकता है यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ये बैठ सकता है कि मगध के उत्थान के लिए जो कारण उत्तरदायी थे उन्हीं के यही कारण आगे जाकर उसके पतन का कारण बने। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, मगध के जिन कारणों ने उसे स्थायित्व प्रदान किया है वही उसके पतन के लिए जिम्मेदार हुए। ठीक है जी। कैसे? अब मगध ने किस कारण से राइज किया था? आपने 16 महाजनपद पढ़े थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि मगध ने उन सब 15 महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए मगध राइज हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे दो कारण थे। मगध में दो चीजें थी, एक तो लोहा और एक हाथी, और इन दोनों कारणों ने उसे स्थायित्व दिया। ठीक है, स्थायित्व कहाँ कहाँ आया? आप देखिएगा कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास हुआ, सेना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास हुआ, हथियार आधुनिक बनाए गए। तो ये कुछ कारण है इन दोनों चीज़ों से मगध, और इसी कारण से मगध अन्य महाजनपदों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकास करता है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि लोहा, हाथी के कारण यहाँ पे कृषि और सेना में वृद्धि हुई। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की एक समझ बढ़ी, यानी सीधी सी बात है मेटेलिस्टिक चीज़ों में उनका विश्वास हुआ। ठीक है, मेटेलिज्म कुछ ज़्यादा बढ़ा, यानी कि भौतिकता बढ़ी, भौतिक विकास हुआ। इस चीज़ को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आज जो बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ठीक है जी। आप ये देखिए, मेरा 1 साल का लड़का है, आज ही वो मतलब मोबाइल पे बात करने की कोशिश कर रहा था, कुछ बेसिक फंक्शंस की वो समझने की कोशिश करता है। जैसे हम टच स्क्रीन से चलाने की कोशिश करते हैं, वो भी खुद उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, जब हम बच्चे थे, जहाँ बिठाए वहीं पे चुपचाप बैठ गए। ठीक है, तो एक तरीके से कारण क्या है? मेटेरियलिज्म बढ़ रहा है, भौतिकता बढ़ रही है, तकनीकी विकास बढ़ रहा है, दिमाग का मस्तिष्क का तकनीकी विकास हो रहा है। आप देखिए कि जो मतलब आज हम सुनते हैं 80% तो नॉर्मल नंबर है, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100, लेकिन पहले 70% लेने मुश्किल हो जाते हैं, 73%, 72%, ये बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे। तो कारण क्या है अब? और जबकि आप देखिए आज बच्चा कम पढ़ता है, उस टाइम पे हम तो गधों की तरह लगे रहते थे। फिर 70 के आसपास पहुंचने की कोशिश होती थी, 70 के, और अच्छे नंबर माने जाते थे। लेकिन आज के दिन की बात करें तो आप देखिएगा कि बच्चे पढ़ते कम हैं, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों में। साधन बहुत ज़्यादा हैं आज, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है। हमें तो जो टीचर मिल गया, जो समझाया वही समझ लिया और वही रट्टा मारा और सिस्टम बनाया। ठीक है, लेकिन आज ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ ये हुई कि यहाँ पे लोगों की समझ बढ़ी, अर्थात भौतिक विकास हुआ उनका। और ये भौतिक विकास सिर्फ वहाँ नहीं हुआ मगध में, ये सारी जगह हुआ। इस पूरे एरिया में आप देखिएगा कि भौतिक विकास बढ़ा। और आप फिर देखिए यहाँ पे कौन आए? सिंध। यहाँ पे शुंग थे, शुंग। यहाँ पे कौन थे? सातवाहन थे, ये थे। तो इनमें ये समझ बढ़ी कि जब मगध इन दो कारणों से तरक्की कर सकता है तो ये चीज़ें तो हमारे पास भी है, यानी लोहा और हाथी। लोहा और हाथी, ठीक है, ये इनके पास भी था। तो उन्होंने भी इसी साधनों का प्रयोग किया और परिणाम ये हुआ कि जो स्थापित व्यवस्था है मगध, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये, और इसी कारण से आप देखिए सिंध के क्षेत्र में शुंगों का शासन स्थापित होता है और जबकि यहाँ पे सातवाहनों का शासन स्थापित होता है। तो ये एक कारण है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि
दूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच, यानी कि भौतिक संस्कृति ने, इसी भौतिक संस्कृति ने मगध को खड़ा किया था और इसी भौतिक संस्कृति ने इसका विनाश भी किया। अगर मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल के दुष्परिणाम भी है। अगर उसने मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट की है तो उसने उसको नुकसान भी किया है। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ तो ये एक सबसे बड़ी बात है। उसके बाद की बात करता हूँ तो नेक्स्ट जो चीज़ है, अगला जो कारण है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अनदेखी की। अब यहाँ पे भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बड़ा अफसोस का कारण है कि अशोक जैसा इतना समझदार, इतना बुद्धिमान, इतना महान शासक ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और आप देखिएगा कि जितने हमले हुए हैं वो सब उत्तर पश्चिमी एरिया से हुए हैं। ठीक है, आप इस मामले में हिंद यवन हमला देख लीजिए, ठीक है, जिसको आप ग्रीक भी कहते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिएगा कि जीएसपी के शकों ने हमला किया, ठीक है, पल्लवों का हमला देख लीजिए, कन्नवों ने जो हमले किए आगे जाके, ये सब हमले उत्तर पश्चिमी प्रांत से हुए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे अफसोस क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अनदेखी की। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बैठ सकता है, वो ये बैठेगा कि अगर अशोक, यानी कि अशोक ने सिर्फ राजनीतिक मतलब सुरक्षा नहीं दी, राजनीतिक सुरक्षा तो उसकी चूक थी ये, लेकिन धम मतलब अशोक ने राजनीतिक सीमा नहीं पार की बल्कि धम की सीमा पार की। यानी कि धम का विस्तार करने के लिए तो राजनीतिक सीमाएं पार की, पर राजनीति की सीमा के रूप में उसने राजनीतिक सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया। ये एक चीज़ है। तो अब बात उठती है कि ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ये अशोक की एक सोची समझी चाल थी कि भी वो धम विस्तार से अप्रत्यक्ष रूप से अपना साम्राज्य विस्तृत कर रहा था? ये एक सोचने की बात है। ठीक है, या फिर हम कहें कि ये एक वास्तविक चूक थी। यहाँ तक अशोक की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शी सोच थी, वो थोड़ा सा नहीं पहुँच पाई। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरीके से इस टाइप से पूछा जाएगा, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, अशोक ने धम के लिए राजनीतिक सीमा पार की, लेकिन राजनीतिक सीमाओं को सुरक्षित क्यों नहीं किया? ठीक है जी, क्या अशोक के अंदर ये भय था कि उसका धम, ऐसा करने से उसका धम खतरे में पड़ जाएगा? दूसरा, या फिर कहीं अशोक ने धम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सीमाओं का विस्तार किया? अब यहाँ देखिए, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, डिसीजन लेना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है जी, तो इसमें इसी पॉइंट की चर्चा करनी है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के रूप में अनदेखी, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा हेतु कोई स्थायी नीति। तो यानी कि धम के लिए तो ठीक है, आपने राजनीतिक सीमा पार की, आपने अपने मतलब दूतों को विदेशों में भेजा धम का प्रचार प्रसार करने के लिए। हो सकता है अशोक के दिमाग में ये भी रहा हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा, राजनीतिक सीमा के रूप में अगर मैं करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका जो धम है, जिसका वो प्रचार प्रसार कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, ये तो चलिए अशोक की एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन दूसरा ये बात हमें माननी पड़ेगी कि अशोक की यहाँ पे कमी थी। अगर आप देखें, अंग्रेजों को भी देखें, तो अंग्रेजों ने बड़ी तरीके से बैरिकेटिंग की थी। अगर आप बात करें उत्तर पश्चिम में, तो आप याद कीजिए चार्ल्स नेपियर, उन्होंने सिंध को जीता था। ठीक है, इसी प्रकार से चीन के साथ मतलब चीन को रोकने के लिए उन्होंने नेपाल को जीता। ठीक है, इसी प्रकार से जापान को रोकने के लिए उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। तो आप देखिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बैरिकेटिंग की है, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो ये होती है। हालांकि ठीक है, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, लेकिन जो भी किसी की अच्छाई है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल वो अपने काम के प्रति प्रोफेशनल थे। इसे कहते हैं मतलब तरीके से काम करना। ठीक है, तो यहाँ एक अफसोस है, वो देखा डेफिनेटली है, और ये अशोक की गलती थी, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट जो कारण है, अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। अब सेंट्रलाइज सिस्टम तभी चल सकता है, ये रोमिला थापर कहती हैं। रोमिला थापर के अनुसार अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ये मौर्य साम्राज्य का मतलब
पतनों के कारण में एक प्रमुख कारण मानती हूँ, मतलब है कि ये कारण है। तो अति सेंट्रलाइज सिस्टम तभी चलता है जब एक योग्य शासक हो। अगर शासक योग्य नहीं है तो सीधी सी बात है, शासन में अयोग्य अधिकारी आएंगे, और अयोग्य अधिकारी आ गए तो वो शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से चला नहीं सकते, अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक नहीं चला पाएंगे, और शासन की जो कमियां होंगी उसका फायदा फिर कोई ना कोई तो उठाएगा ही। यही चीज यहाँ पे हुई कि अशोक के समय तक तो ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम था, अशोक योग्य शासक था, सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चला। लेकिन जैसे ही अशोक के उत्तराधिकारी बैठे, उनकी कुछ कमजोरियां सामने आई, और अयोग्य अधिकारियों, और इन्हीं अयोग्य अधिकारियों की अयोग्यता का फायदा शुंगों ने उठाया। और आप देखिएगा कि वृद्धत को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये एक चीज है। उसके अलावा योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, तो ये पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। ठीक है, कि योग्य उत्तराधिकारी, डेफिनेटली अभी मैंने बताया कि योग्य उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चल सकता। और आप ये देखिए कि मौर्यों के पतन का एक सबसे बड़ा कारण है, और इतिहास भी तभी बनता है जब, अगर ये चलता रहता तो फिर मौर्य ही चलते। ठीक है, मौर्यों के पतन का भी यही कारण रहा। आगे आप देखिएगा कि हर्षवर्धन के पतन का भी यही कारण होगा, गुप्त वंश के भी पतन का यही कारण होगा। आगे आप दिल्ली सल्तनत देखिए, या मुगलों के पतन का भी यही कारण होगा। तो ये तो तय है। ठीक है, इतिहास तभी बनता है जब बदलता है। ठीक है, तो ये एक था। तो टोटल ये 8 कारण थे जिनकी वजह से मौर्यों का पतन हुआ। ठीक है, और उनमें जो सबसे प्रमुख कारण था वो था योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। तो प्रीलिम्स पर्पज से ये आप देखिएगा कि सबसे पूछे कि सबसे प्रोमिनेंट रीजन कौन सा है, तो वो योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव है। तो ये था मौर्य साम्राज्य। हमने पूरा बहुत विस्तृत रूप से इसको किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपने दोस्तों को कहिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। ठीक है, आप कमेंट करते नहीं है, शेयर करते नहीं है, तो आज हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करूँगा। मैंने आपको बताया था थोड़ा वीडियो डिले ज़रूर हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, एक जनरल वीडियो आएगी। आपको पता होगा कि एचसीएस का नोटिफिकेशन आ गया, 143 सीट्स हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है, और ऑनलाइन में भी हम इस चीज़ को इसी क्रम में जारी रखेंगे। और मैंने ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये जो क्लास है ये पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप प्लीज़ अपना काम करें, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है जी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। धन्यवाद।